नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप, अर्थक्वेक पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनको भूकंप समझने में कठिनाई होती है क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा टेक्निकल शब्द आते हैं, टेक्निकल टर्म आते हैं, जिसके कारण समझने में कठिनाई होती है। लेकिन आप 30 से 35 मिनट समय दीजिए, आपको बिल्कुल मैं आसान तरीके से अर्थक्वेक को समझाने का प्रयास करूंगा, भूकंप को समझाने का प्रयास करूंगा। यही प्रयास करूंगा कि कहां-कहां से प्रश्न आते हैं, सारा चीज को मैं क्लियर करते चलूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भूकंप की परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुई असंतुलन से धरातल पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। आप समझिए कि भूकंप प्राय सभी लोग जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। पृथ्वी का हिलना, आसान भाषा में पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हिले। लेकिन एक टेक्निकल टर्म आएगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुई असंतुलन से धरातल पर उत्पन्न कंपन को ही हम लोग भूकंप कहते हैं, और भूकंप कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं भूकंप उत्पन्न कहां से होते हैं। इसमें टेक्निकल वर्ड है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, और मान लेते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मकान वगैरह भी हैं, ठीक है। इसमें आपको सागर समुद्र वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे एक स्टेनोस्फीयर होता है। स्टेनोस्फीयर क्या होता है आगे हम डिटेल से बताएंगे। ये समझिए कि पृथ्वी इस तरह से हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर सबसे ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रस्ट, मिडिल वाला को बोलते हैं मेंटल, और अंदर वाला को बोलते हैं कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसमें होता क्या है कि ऊपरी भाग के जस्ट नीचे जो होता है मेंटल, मेंटल के ऊपरी भाग में एक तरल पदार्थ की तरह है। तरल पदार्थ की है, तरल पदार्थ चारों ओर है, यानी पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे। पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर जाने के बाद पृथ्वी में तरल पदार्थ है। तरल अर्ध तरल पदार्थ है, अर्ध ठोस पदार्थ है। तरल कहने का मतलब हुआ कि यदि गुड़ देखें, गुड़ गुड़ जो पिघला हुआ गुड़ उसी की तरह है अंदर में 100 किलोमीटर के अंदर। उसी को हम लोग स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आपने समझा स्टेनोस्फीयर। क्रस्ट के निचले भाग में और मेंटल के ऊपरी भाग में एक स्टेनोस्फीयर नामक, स्टेनोस्फीयर एक टेक्निकल टर्म है जो लिक्विड की तरह है, गिरा हुआ गुड़ की तरह है। तो उसी में बहुत सारे रेडिएशन निकलता है, बहुत सारे कंपन होते हैं। कंपन के क्या क्या कारण है आपको हम आगे जिक्र करेंगे। तो इसी में एक कंपन उत्पन्न होता है और यहीं से रेडिएशन निकलता है, यहीं से तरंग निकलता है और ऊपर वाला जाके भाग को हीट करता है और तब यह हिलने लगता है, तब यह कंपन होने लगता है। तो इसको आगे हम और से समझेंगे। सपोज यहां मान लेते हैं स्टेनोस्फीयर, यहां से कंपन उत्पन्न हुआ, यहां से रेडिएशन निकला, यहां से तरंग निकला और पृथ्वी के ऊपरी भाग में जाके यहाँ हिट कर दिया, ठीक है। तो इसको पूछा जाता है कि जहां से भूकंप उत्पन्न हुए उस जगह को, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो जहां से भूकंप उत्पन्न हुए उस स्थान को फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। जहां से भूकंप उत्पन्न हुए, जहां से तरंग उत्पन्न हुए उस स्थान को क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसका बात करें तो भूकंप मूल कहेंगे, भूकंप मूल, भूकंप मूल। और जस्ट पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपरी भाग में 90 डिग्री पर, ये भी आपको दिमाग रखना है, ये भी आपको टेक्निकल टर्म याद रखना है कि फोकस के जस्ट 90 डिग्री पर जाके तरंग टकराते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। आप प्राय जब भूकंप आता है तो आप न्यूज वगैरह में, पेपर वगैरह में देखे होंगे कि भूकंप का फोकस कहाँ रहा और भूकंप का एपिसेंटर कहाँ रहा। तो यानी जिसमें हम लोग रहते हैं, जहां भूकंप का झटका महसूस किया जाता है, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर बोलते हैं। और यह क्रस्ट पर यह होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर एक झटका महसूस होता है। भूकंप उत्पन्न हुआ स्टेनोस्फीयर में, मेंटल के ऊपरी भाग में, क्रस्ट के निचले भाग में, लेकिन झटका कहां महसूस होता है,
पृथ्वी के ऊपर जहां हम रहते हैं, पेड़ पौधा रहता है, समुद्र रहता है, स्तर रहते हैं, पहाड़ पर्वत रहते हैं, वहीं पे झटका महसूस होता है। ईपी सेंटर के हिंदी में यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसको भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। भूकंप केंद्र कहा जाता है। अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं भूकंप के कारण। भूकंप के ये हमने कारण लिखा है। पहला प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है, ये टेक्निकल टर्म है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया आपको हम डिटेल से बताएंगे। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा है भूपटल में संकुचन, चौथा है आपका हुआ भूपटल में भ्रंश, भूपटल में भ्रंश, और पांचवा हो गया मानवीय क्रिया। लगभग में इतने कारण हैं भूकंप के। इसके अलावा भी बहुत सारे गौण कारण हैं जो छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण आपको यहाँ बता दिए। आपको हम एक चित्र बना रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से सारा चीज क्लियर करते हैं आपको। पहले आते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। तो प्लेट टेक्टोनिक का है, आप इस तरह से समझिए कि एक पृथ्वी है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर 3 भागों में बटा हुआ है, ये पृथ्वी है। तो क्रस्ट के निचले भाग में दृढ़ भूखंड है, कठोर चट्टान है, और कठोर चट्टान एक परत बाय परत है, लेयर बाय लेयर है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक स्टेनोस्फीयर पे तैर रहे हैं। स्टेनोस्फीयर क्या होते हैं आपको हम बताएं। स्टेनोस्फीयर पे तैर रहे हैं, वही एक प्लेट है। अब प्लेट क्या है, हम आपको पूरा प्लेट के बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन आपको भूकंप कैसे आता है इससे, उस कंसेप्ट को आपको हम बताएंगे कि भूकंप कैसे आते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक अलग चैप्टर ही हो जाएगा। आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भूकंप प्लेट टेक्टोनिक के कारण कैसे आएंगे। सपोज मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है स्थल मंडल के नीचे, क्रस्ट के नीचे, ठीक है। एक प्लेट यहां हो गया और दूसरा प्लेट इधर से काम कर रहा है। ये प्लेट है, ये सपोज मान लेते हैं कि ये प्लेट हो गया, इसी के ऊपर पृथ्वी है, ठीक है। ये आगे पीछे होते रहते हैं, ये प्लेट आगे पीछे होते रहते हैं। तो चारों तरफ प्लेट है, प्लेट के कारण ही क्रस्ट टिका हुआ है, प्लेट के कारण ही आपका पृथ्वी के ऊपरी भाग टिका हुआ है। ये इनका मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। तो सपोज हमने 2 प्लेट बनाया है, एक प्लेट का नाम रखते हैं महासागरीय प्लेट, जो महासागरों में होते हैं। महासागरीय प्लेट, ठीक है। और ये लिखते हैं महाद्वीपीय प्लेट। ये प्लेट के नाम नहीं है, लेकिन हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं। आप अभी सारे संरचनात्मक प्लेट के नाम है, लेकिन हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि एक मान लेते हैं कि समुद्र वाला प्लेट है, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो ही सब है। समुद्र पर पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी स्थलाकृति हैं सभी के सभी पृथ्वी पर ही हैं। तो वो मान लेते हैं कि वो जो प्लेट है, एक महासागर वाला प्लेट ले लेते हैं, एक महाद्वीप वाला प्लेट लेते हैं। तो आप समझिए कि महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होते हैं, इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है इसका, ठीक है। और इसका घनत्व कम होते हैं, इसकी अपेक्षा। अब मान लेते हैं कि 2 प्लेट आपस में टकराएंगे, एक ज्यादा घनत्व वाले, एक कम घनत्व वाले। तो आप अनुमान लगाइए कि एक ये भारी है, ये हल्का है, ये भारी है आपका और ये हल्का है, ठीक है। तो ये जब आपस में टकराएंगे तो ऊपर कौन उड़ेगा, हल्का वाला उड़ेगा कि भारी वाला उड़ेगा। देखिएगा कि जब कार वगैरह में टक्कर होती है, बड़ा ट्रक से जब कार टकरा जाता है तो कार ऊपर उड़ जाता है, न कि ट्रक उड़ेगा। यानी ट्रक भारी है तो ट्रक नीचे आ गया और कार ऊपर उड़ गया। सेम सिचुएशन यही होता है। महासागरीय प्लेट भारी होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये नीचे चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर में चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या होता है कि ये आपस में टकराया और ये टकराने के बाद ये नीचे चला गया, ठीक है। ये इस तरह के नीचे चले गए टकराने के बाद, और यही है आपका स्टेनोस्फीयर। मेंटल के ऊपरी भाग में स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर इसका नाम है इस जगह को। और स्टेनोस्फीयर यहाँ मैग्मा है, एक टेक्निकल वर्ड है जो हम आपको रावाक वुड की तरह बताएं, वो उसको मैग्मा बोलते हैं ज्योग्राफिकल भाषा में, एक टेक्निकल वर्ड है। तो ये मैग्मा रहता है, इसलिए हाउस ऑफ मैग्मा भी कहते हैं,
यानी मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, ये ऊपर उड़ जाएगा, इससे टकराया और ये ऊपर उड़ गया। अब जैसे ही अंदर में जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्मा के टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, ये अंदर खोल रहे हैं, गुड़ की तरह खोल रहे हैं। जैसे ही ये महासागरीय प्लेट अंदर जाता है और इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, इसमें पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद जितने भी गैस बनता है, जितने भी रेडिएशन बनता है, और चारों तरफ पृथ्वी को फाड़ते हुए ऊपर निकलने का प्रयास करता है। सपोज मान लेते हैं कि ये चारों तरफ फैल रहा है, यहां से मैग्मा चारों तरफ फैल रहा है, तो यहां धक्का देगा, ठीक, कहीं ना कहीं तो धक्का देगा, और जहां कमजोर परत होंगे वहां उसको क्या कर देगा, फाड़ देगा, आपस में तोड़ देगा, और तोड़ के आपस में क्या करेगा, ये बाहर निकलने के प्रयास करेगा। और बाहर जब निकलेगा तो महासागर है, ये पानी वाला क्षेत्र में है, तो इस तरह से मैग्मा बाहर निकलेंगे। तो 3 स्टेप में मैग्मा बाहर निकलता है, तो इसका अलग अलग नाम दिया गया है। समुद्र में जो मैग्मा निकलते हैं उसका अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो एकदम जो नीचे वाला जो मैग्मा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कटक बोलते हैं, कटक। कटक, थोड़ा सा कटक से ऊपर उठा हुआ मैग्मा रहेगा, इसको पठार बोलते हैं। यानी समुद्र में भी पठार होते हैं, आगे आप क्लियर करेंगे। और ज्यादा ऊपर उठते हैं तो इसको हम लोग डीप बोलते हैं, ठीक है। ये महासागर में हुआ, और ये आपस में टकराने से यहाँ टूटा तो हो सकता है कि ये जो प्लेट है 2 भागों में बटा और पीछे खिसक गया, इस तरह के सिचुएशन हो गया, ठीक है, इस तरह के सिचुएशन। लेकिन यहाँ अभी कौन सा सिचुएशन हो रहा था, इस तरह के सिचुएशन हो रहे थे। तो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा है, इस टेक्निकल भाषा को जब आपस में टकराएंगे तो इसको बोलते हैं अभिसरण बोलते हैं। आगे आपको ये चीज पढ़ना है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि इसको हम लोग अभिसरण बोलेंगे। 2 प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो इसको हम टेक्निकल भाषा में अभिसरण बोलते हैं। तो अभिसरण हुए, अभिसरण के पश्चात क्या हुआ, जोरदार टक्कर हुआ, और ज्यादा घनत्व वाले नीचे चले गए, स्ट्रेटोस्फीयर में चलेंगे, और पिघला, इसमें रेडिएशन निकला, और रेडिएशन निकलने के बाद पृथ्वी को हिलाने लगा, एक कंपन करने लगा, ठीक है। और एक कंपन हो गया, कंपन करने लगा, और जब कंपन करेगा तो इस तरफ वाला भाग, क्योंकि ये महाद्वीप है तो महाद्वीप वाले भाग में क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। कंपन किया प्लेट कंपन किया तो पृथ्वी हिलेगा, तो महाद्वीप वाले भाग में भूकंप हो गए, और महासागरीय वाले भाग में सुनामी हो गए। तो सुनामी और कुछ नहीं है, सुनामी भूकंप ही है, लेकिन जब पानी में कंपन होगा तो सुनामी कहलाएगा, और स्थल वाला भाग में कंपन होगा तो भूकंप कहलाएगा। अब ये महासागर वाला में निकला इस तरह के, तो महासागर में निकले तो महाद्वीप में भी तो निकलेंगे, महाद्वीप में भी निकलेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि इस तरह के ये निकला, इस तरह का निकला, तो महाद्वीप वाला भाग में निकलेगा, तो इसमें भी वही सिचुएशन होगा, निकलेगा, चारों तरफ फैलने का प्रयास करेगा, ठंडा होने का प्रयास करेगा, ठीक है। और जब जो भूमि से जो लगा हुआ भाग रहेगा उसको बोलेंगे लावा मैदान बोलेंगे, लावा मैदान। और ऊपर उठा हुआ भाग रहेगा इसको पठार बोलेंगे, लावा पठार बोलेंगे। तो देखिए कि यहाँ भी भूकंप हो रहे हैं, कंपन हुआ क्योंकि ये टूटा, आपस में टूटा तो यहाँ भी भूकंप हुआ, महासागर वाला भाग में भी भूकंप हुआ, तो यहाँ सुनामी आ गए। और सुनामी के पश्चात देखिए क्या क्या बन सकते हैं, कटक बन सकते हैं, पठार बन सकते हैं, द्वीप के निर्माण भी हो सकता है। और स्थलीय वाला भाग में यदि टूटेगा, टकराएगा, तो टूटने के फलस्वरूप क्या बन रहा है, लवा मैदान बन गया और लवा पठार बन गया। यहाँ भी भूकंप के झटके महसूस होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भूकंप का झटका कहाँ महसूस होगा, जहां पर एक दूसरे से टकरा रहा है, यानी क्या हो रहे हैं, अभिसरण हो रहे हैं, अभिसारी हो रहे हैं। मैग्मा इधर से भी तो आपको निकलने का प्रयास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी निकलेगा, अभिसरण हो रहे हैं, ठीक है। और जब प्लेट हटेंगे, एक दूसरे से हटेंगे, उसको बोलते हैं अपसरण। देखिएगा यहाँ टूटा, एक दूसरे को हट गया, तो अपसरण हुआ। अपसरण के फलस्वरूप देखिए यहाँ बन गया स्थलाकृति, और अपसरण के फलस्वरूप ये स्थलाकृति बन गए। ये आपका कॉन्सेप्ट था जिसको आपको दिमाग में रखना है, आगे हर समय एक कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा।
स्टेनोस्फीयर, हर समय दिमाग रखना है कि स्टेनोस्फीयर कहाँ होते हैं, ठीक है। कटक पठार द्वीप कहाँ बनेंगे, आप देखिए महासागरीय में क्या होगा, दो प्लेट आपस में दूर हटेंगे तब क्या बोलेंगे, अपसरण बोलेंगे, दूर हटेंगे तो अपसरण बोलेंगे, और आपस में दोनों टकराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसरण बोलेंगे। ये टेक्निकल वर्ड है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक ही फिगर सारा चीज को क्लियर कर देगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं बताता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक आपने समझा कि प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से कैसे भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी निकलेगा तो भूकंप होगा कि नहीं होगा, आप खुद से बता सकते हैं कि जब ज्वालामुखी निकला, और कहाँ ज्वालामुखी निकल रहा है, भूकंप दो प्लेट आपस में टकराने से, और जहां दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं ज्वालामुखी क्रिया हो रहा है, भूकंप उत्पन्न होंगे। भूपटल में संकुचन, आप इस टॉपिक को भी देखिए। भूपटल में संकुचन, भूपटल में संकुचन करने का मतलब हुआ सिकुड़ना, संकुचन मतलब सिकुड़ना। जैसे कि प्लेट है, पृथ्वी है, क्रस्ट है, इसमें भी संकुचन होता है या फैलाव होता है। संकुचन होगा और फैलाव, संकुचन अथवा फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो फैलने सिकुड़ने की क्रिया से भी प्लेटों पर असर पड़ता है, प्लेटों की गति में असर पड़ते हैं, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूपटल भ्रंश, भूपटल भ्रंश करने का मतलब है वलन, वलन मतलब क्या होगा, फोल्ड, फोल्ड मतलब मोड़ना। तो देखिए आपस में ये टकरा रहे हैं, तो टकरा रहे हैं तो मुड़ रहे हैं कि नहीं, आपस में दो प्लेट आपस में टकराए तो टकराए तो मुड़े कि नहीं, और जहां वलन होगा वहां ज्वालामुखी निकलेगा, और जहां ज्वालामुखी निकलेंगे वहां पर्वत का निर्माण होगा, वहां पठार का निर्माण होगा, तो भूकंप होगा कि नहीं। इसके बाद है मानवीय क्रिया, समझिए मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया करने का मतलब हुआ कि मानव द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गतिविधि किए जाते हैं जिसके कारण भूकंप, पृथ्वी में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, तरंग उत्पन्न हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि परमाणु बम फोड़ दिया गया, परमाणु बम फोड़ दिया गया। जब परमाणु बम फोड़ा जाएगा तब पृथ्वी बहुत कंपित करता है, रात विस्फोट होता है, जिसके कारण पृथ्वी कंपित करने लगा, तो आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। जब पोखरण में परीक्षण किया गया था तब चारों तरफ कंपन करने लगा था, उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि भूकंप आया, पूरा धूल वगैरह उड़ने लगा था, कंपित करने लगा था भूमि, तो भूकंप हुआ। कोई खनन कार्य किया जाएगा, जैसे कोई लैंड माइंस किया जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ा जाता है, कोयला वगैरह को निकाला जाता है, बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं, तो उसको लैंड माइंस किया जाता है, उसको विस्फोट किया जाता है, और विस्फोट करके उसको तोड़ा जाता है। तो उस तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, चारों तरफ एरिया कंपन होने लगेगा, उस सीमित क्षेत्र में कंपन होने लगेंगे, इसके कारण भी भूकंप आते हैं। कभी कभी बांध के द्वारा भी भूकंप आ जाते हैं। बांध क्या होता है, अचानक सा बांध टूट गया, या बांध पानी जमा हुआ है, प्लेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्रस्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, जिसके कारण कुछ कुछ पानी नीचे रिसने लगता है, मेंटल में आने लगता है, और उससे भी बहुत बड़ा विस्फोट उत्पन्न हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है यहाँ आने के बाद, स्टेनोस्फीयर में आने के बाद। तो उससे भी आपका मानवीय क्रिया से भी बहुत सारे ऐसे मानवीय क्रिया हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं। अब हम आते हैं भूकंपीय तरंग के ऊपर, क्योंकि यहां देखा आपने कि वाइब्रेशन किया, जैसे ही टकराया स्टेनोस्फीयर में आ गया, मैग्मा चैम्बर में आ गया एक प्लेट, और पिघल गया, पिघलने के बाद बहुत सारे रेडिएशन निकले। तो कौन कौन रेडिएशन निकले, कौन कौन तरंग निकले, आपको आगे हम बताने वाले हैं। आप हेडिंग देंगे भूकंपीय तरंग। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से कैसे भूकंप आते हैं ये बताया। अब आप हेडिंग डालिए कि भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग कौन कौन से हैं। भूकंपीय तरंग को तीन भागों में बांटा गया है, PSL। पी तरंग, पहला पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तरंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बतलाऊंगा। भूकंपीय तरंग तीन प्रकार के होते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। इसको इंग्लिश में भी कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है। तो पी तरंग को प्राइमरी तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव, ठीक है। एस तरंग को सेकेंडरी वेव,
सेकेंडरी वेव्स, और एल तरंग को लव वेव कहते हैं। एल तरंग को लव वेव कहते हैं, इसलिए लव वेव कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एचडी लव ने किए थे। एचडी लव नामक वैज्ञानिक एल तरंग को खोज किए थे, इसलिए इसे लव तरंग भी कहा जाता है या धरातलीय तरंग के भी नाम से जाना जाता है, लैंड वेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। अब इसमें एक नाम हो गया, लेकिन आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अब यहां आपको हम बताते हैं। देखिए, आप एक कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखते हैं पी वेव, इस तरह एस वेव, और एक तरफ लिखते हैं लैंड एल वेव्स। इसका फैक्ट्स देख लीजिए। पी तरंग क्या होता है? पी तरंग को प्राइमरी तरंग कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। अब इसकी जो स्पीड होती है, भूकंपीय स्पीड, इसका बहुत ज्यादा स्पीड होता है। इसका स्पीड की बात करें, गति की बात करें, स्पीड, तो आपको 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में लगभग में आपको 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इतना स्पीड होता है इस तरंग की। अब इस तरंग की बात करें कि इस तरंग की स्पीड कितना होता है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड होता है इस तरंग का, यानी इससे कुछ कम इसका स्पीड होता है। एल तरंग की बात हम करें तो एल तरंग की स्पीड जो होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज्यादा स्पीड कौन चल रहा है? पी तरंग, मध्यम में एस तरंग, और सबसे कम जो है आपका गति कर रहा है एल तरंग, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से दूरी तय कर रहा है। अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? सबसे ज्यादा, अब आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचता है एल तरंग से होता है। वो कैसे? देखिए, पृथ्वी पर कंपन हुआ, एकदम स्पीड से आया चला गया, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग ओवर के प्रभाव नहीं पड़ पाता है, स्पीड से आया चला गया, रॉकेट की तरह आया चला गया। लेकिन वही आपका आएगा धीरे धीरे आएगा, इस तरह से आएगा, धीरे धीरे आएगा। आपको इस तरह से तरंग आते हैं, ऐसे ऐसे, जब ऐसे ऐसे तरंग आएंगे, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते हुए तरंग आएंगे, तो ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, तो इसको तोड़ेगा, फोड़ेगा ज्यादा और ज्यादा तबाही मचाएगा। इसलिए आप दिमाग में रखिएगा कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है एल तरंग, लेकिन आपको स्पीड में रखना होगा, लेकिन आपको स्पीड को ध्यान में रखना होगा। मध्यम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा की बात किया जाए तो एल तरंग आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्षति की बात कर लेते हैं। क्षति इसमें क्या होगा? तो क्षति कम होंगे, इसमें कम होगा, इसमें मध्यम होगा, और इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन तरंग पृथ्वी पर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तब आप स्पीड देखकर मत टिक लगा लीजिएगा कि पी तरंग पहुंचाएंगे। हम बात करते हैं कि पी तरंग कहां कहां प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो पी तरंग आपका ठोस में भी चल सकता है, ठोस में चलेगा, ठोस में आपका चल सकता है पी तरंग, द्रव में भी चलेगा पी तरंग, पी तरंग का गमन द्रव में भी चलेगा, और यह गैस में भी चलेगा। तो पृथ्वी में तो पी तरंगों का जो चाल है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में चलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, तो कुछ कुछ भागों में ठोस है, कुछ कुछ भागों में गैस है, कुछ कुछ भागों में द्रव है। तो अंदर वाला जो भाग है, पूरा जो कोर वाला जो भाग है, पूरे के पूरे द्रव है। तो पृथ्वी यहां से यदि तरंग उत्पन्न हो रहा है, तो ऊपर तो तरंग जाएगा ही, साथ साथ में अंदर वाला भाग में भी चला जाएगा, यानी पी तरंग चारों तरफ गमन करता है। इससे प्रश्न आते हैं कि पी तरंगों का गमन किस किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है। ठीक है,
अब इसमें बात करते हैं कि एस तरंगों का गमन कहाँ कहाँ होता है। तो एस तरंग आपका सिर्फ ठोस में गमन करता है। जैसे ही द्रव में जाता है, जैसे ही ये पानी में जाता है, जैसे ये लिक्विड में जाता है, यह अपने आप कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब तीसरा देखते हैं एल तरंग। एल तरंग कहाँ कहाँ गमन करता है। तो ठोस और द्रव में गमन कर सकते हैं। ठोस और द्रव में, ठोस में तो चलेगा ही और द्रव में भी चलेगा, गैस में गमन नहीं करता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि पी तरंग कहाँ गमन करते हैं, एस तरंग कहाँ गमन करते हैं, एल तरंग कहाँ गमन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो चाल होता है, चाल को किस किस नामों से पुकारते हैं, इसके चाल को किस नाम से जानते हैं। तो यह जो है पी तरंग का जो चाल होता है ध्वनि तरंग की तरह होता है। पी तरंग के जो चाल होता है वो ध्वनि तरंग की तरह होता है। इसका चाल जो होता है, चाल, इसके तरंग का जो चाल होता है ध्वनि तरंग, जैसे ध्वनि चलते हैं, जैसे ध्वनि गमन करता है वह ध्वनि की तरह ही यह चलता है, यह गमन करता है। और ध्वनि तरंग को ही हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, तो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि पी तरंग को किस नाम से जानते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग कहने का मतलब हुआ कि ये पी तरंग हो गया, आपको आया चला गया, आया चला गया, एकदम सीधे जो चल रहा है, सीधे जो गमन कर रहा है वह पी तरंग हो गया। इसका जो चाल है वो सीधे होता है, जबकि इस तरंग का जो चाल होता है वह प्रकाश की तरह चाल होता है, प्रकाश तरंग की तरह चाल होता है, प्रकाश तरंग की तरह चाल होता है। और इसको बोला जाता है, प्रकाश तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ का होता है कि आपको ऊपर नीचे करते हुए चलेगा, आपको ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन करते हुए चलेंगे, वह हो गए अनुप्रस्थ तरंग हो गए, प्रकाशीय तरंग हो गए। और ये भी है आपका अनुप्रस्थ तरंग ही करता है, ये भी अनुप्रस्थ तरंग ही है, लेकिन इसमें स्पीड इसका ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ गए। तो इसको भी हम अनुप्रस्थ तरंग ही लिख सकते हैं, या इसको धरातलीय तरंग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह धरातल के ऊपरी भाग को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए धरातलीय तरंग भी कहते हैं। अब एक और तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका जो गमन जो हुआ इस तरह का होता है, इस तरह के होते हैं। ये अनुदैर्घ्य हो गया, ये अनुप्रस्थ हो गया और ये भी अनुप्रस्थ हो गया। इस तरह के इसका ध्वनि का जो है, इसी तरह से इसका वेव का गमन होता है। अब पूछा जाता है कि इसकी आवृत्ति कैसी होती है, पी तरंग की आवृत्ति कैसी होती है। पी तरंग की आवृत्ति, तो पी तरंग की आवृत्ति कहने का मतलब है कि इसका संख्या, जो ध्वनि जो वेव गमन कर रहा है उसकी संख्या, यहां से यहां की संख्या को कहा जाता है, यहां से संख्या को कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होगा, तो देखिए गिनिएगा, अभी तो ऐसे भी लग रहा है कि अप्स एंड डाउन छोटा छोटा हुआ है, इसमें ज्यादा इसका संख्या है, इसलिए इसको हम लोग, इसकी संख्या क्या होगा, इसका संख्या ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा। यानी पी तरंग की आवृत्ति कैसी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, मध्यम होती है। तो पी तरंग की आवृत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि इसका अप्स एंड डाउन ज्यादा है। अब आता है, पूछा जाता है तरंगदैर्घ्य पूछा जाता है। तो तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब हुआ कि दूरी, एक से दूसरा दूरी, एक जो अप्स हुआ है, एक डाउन हुआ है, उसके बीच में गैप कितना हो रहा है। तो दूरी देखिएगा तो दूरी बहुत कम है, इसके बीच में बहुत कम है, तो इसकी दूरी जो है, इसके तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होंगे। अब तीसरा जो पूछा जाता है, आयाम पूछा जाता है। आयाम पूछे जाते हैं। तो इसका आयाम
की वेव्स की आयाम क्या होता है? तो आयाम के अर्थ हुआ ऊंचाई, ऊपर से नीचे कितना हुआ है। तो ये सब के कंपेयर में देखें कि इसका ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई भी इसका कम है। ठीक है। आवृत्ति का अर्थ हुआ, आवृत्ति का अर्थ हुआ संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है वेव्स के। तरंग दैर्घ्य का अर्थ क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य के संख्या, मतलब तरंग दैर्घ्य का अर्थ हुआ दूरी इसका कितना होगा, एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच में दूरी कितना होगा। आयाम क्या हुआ, तो आयाम का मतलब हुआ ऊंचाई, ऊंचाई इसका कितना हुआ। तो ऊंचाई भी कम होता है। आप ऐसे इस तरह के फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, आप समझ जाइएगा। अब सेम चीज इसी में हम देखते हैं। तो इसका आवृत्ति कितना होगा, इसका आवृत्ति होगा तो मध्यम, ये आवृत्ति मध्यम होगा, इसकी आवृत्ति जो होंगे वो मध्यम होंगे, मध्यम होंगे। तरंग दैर्घ्य भी इसका मध्यम होगा, औसत होंगे, मध्यम होंगे। आयाम भी इसका मध्यम होगा, क्योंकि हम तीनों से कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं एल तरंग में। तो एल तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो संख्या देखिए, संख्या गिन के बताइए। इसमें संख्या, इसमें संख्या और इसमें संख्या। तो इसका संख्या देखिएगा 1 2 3 में आपको यहाँ चल जा रहा है। इसी तरह से आपको लॉजिक लगा लेना है। तो इसकी संख्या क्या होगा, इसकी संख्या कम होगी। इसकी संख्या क्या होगी आगे, इसकी संख्या कम हो जाएगी, आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह से अगला है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का अर्थ हुआ कि एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच में दूरी इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा होंगे कि कम होंगे। पहला तो कम हुआ, अब इसके अपेक्षा क्या होंगे, तो दूरी ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको ज्यादा आप लिख दीजिएगा। आप सभी चीज लिखिएगा। इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तरंग दैर्घ्य क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसके बाद आता है आयाम। आयाम का अर्थ क्या होता है, ऊंचाई, यानी इसकी तरंग की ऊंचाई कितना होता है। तो आप देख सकते हैं तरंग की ऊंचाई भी इसमें क्या है, ज्यादा है। तो आपको तरंग से इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न इस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, अब आपके देखते हैं कि भूकंपीय तरंग को किससे हम माप सकते हैं। सुने होंगे कि रिक्टर स्केल का होता है, सिस्मोमीटर का होता है, सिस्मोग्राफ का होता है, सिस्मोलॉजी का होता है। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो आपको समझना जरूरी है, और इसी तरह से और ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिक्टर स्केल का होता है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, ठीक है। स्केल इंग्लिश में भी इस तरह से लिखते हैं, हम हिंदी में भी लिखेंगे। तो स्केल भूकंपीय तरंग को मापने का एक पैमाना है। आप लिखिए कि रिक्टर स्केल भूकंपीय तरंग को मापने का एक पैमाना है। और स्केल कई तरह के होते हैं। भूकंप मापने का अभी तक कई तरह के स्केल वैज्ञानिकों ने खोज की है। जैसे कि पहला जो स्केल आया था, फेरल स्केल आया था। ये वैज्ञानिक के नाम पर ही रख दिया गया है। स्केल जो खोज किया वो फेरल स्केल सबसे पहले आया, वह फेल हो गया, वह फेल्योर हो गया, ये सटीक नहीं बैठा। इसके बाद आया आपका फेरल के बाद आया रॉसी स्केल आया, रॉसी स्केल आया, या भी फेल्योर हुआ। इसके बाद आया मर्केली स्केल, मर्केली स्केल, मर्केली स्केल आया। मर्केली स्केल बहुत दिनों तक चला, लेकिन अभी यह चल नहीं रहा है मर्केली स्केल। और इसमें 1 से लेके 12 तक पैमाना अंकित किया रहता था। अब फिर अंतिम जो आया और लेटेस्ट आया वो रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। और इसमें 1 से लेके 9 तक अंकित रहता है आपका स्केल पर। सपोज मान लेते हैं कि ये भूकंप 1 से लेके स्केल 1 से लेके 9 तक आपका है। भूकंप तो आपका वेव है, आप पढ़े लिए हैं आपका कि भूकंप एक साउंड है, भूकंप एक आपका वेव है। इसके तरंगों को ग्राफ में मापा जाता है, और ग्राफ से माध्यम से पता चलता है कि कितना ग्राफ पर आया था। किसी चीज के मापने का एक तो पैमाना होता ही है, तो ये ग्राफ को ये मापता है कि कितना रिक्टर स्केल पर आया, कितने रिक्टर स्केल पर आया, कितनी तीव्रता का भूकंप आया। तो इसको हम लोग कह दिए रिक्टर स्केल कह दिए।
ठीक है। तो रिक्टर स्केल क्या है? भूकंप मापने का एक पैमाना है, भूकंप मापने का एक स्केल है। तो ये हिंदी में पैमाना बोलेंगे, अंग्रेजी में स्केल बोलेंगे। इसके बाद आता है सीस्मोमीटर, इसको भी समझिए। सीस्मोमीटर, तो सीस्मोमीटर का है, ये मशीन है और मशीन पर जो ग्राफ उत्पन्न करता है, मशीन पर जो लकीर खींचा जाता है, मशीन पर जो चित्र बनते हैं, मशीन पर जो ग्राफ बनते हैं, वह उस मशीन का नाम है सीस्मोमीटर। ठीक है, इसको आप समझिए। मर्केली स्केल बहुत हद तक सटीक नहीं बैठता है, इसलिए इसको नकारा गया और इसमें 1 से लेके 12 तक होते हैं स्केल पर। इसी तरह से रिक्टर स्केल पर 1 से लेके 9 तक होते हैं। ये सटीक है, ये ऑथेंटिक है, इसलिए इसको मापा जाता है, इसलिए इसको माना जाता है। आपको एग्जाम में कभी कभी मर्केली स्केल दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मर्केली स्केल से नहीं मापा जाता है। रॉसी दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये सभी स्केल है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक क्या है? रिक्टर स्केल ऑथेंटिक है। और 1 से लेकर 1, जैसे कि मान लेते हैं कि भूकंप 1 आया, रिक्टर स्केल पर भूकंप 1 आया और फिर दूसरा दिन 2 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा ही कुछ कम होगा। इसके बीच में एक दूसरे के बीच में 10 का डिफरेंट होता है। ये एग्जाम से पूछा हुआ चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्केल से दूसरे स्केल के दूरी में, दूसरे स्केल के पैमाना में आपको 10 का डिफरेंट होता है, यानी 10 गुना जोरदार झटका महसूस करता है। 1 आया तो कम महसूस करेगा, लेकिन 2 आ गया तो समझिएगा कि उससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, 10 गुना खतरनाक होने वाला है। जैसे कि रिक्टर स्केल पर 7 आया, ठीक है, और अगले महीना 8 आ गया, तो सबसे ज्यादा जोरदार वाला 8 तो होगा ही, लेकिन कितना विनाशकारी होगा? इसके 10 गुना विनाशकारी होगा 8। तो यह चीज आपको समझना है। और इस सब चीज समग्र अध्ययन को एक आता है सिस्मोलॉजी, एक वर्ड आता है सिस्मोलॉजी। तो भूकंप विज्ञान के अध्ययन को, भूकंप पूरे सिस्टम को, क्योंकि भूकंप को तो अभी भी रिसर्च चल रहा है, भूकंप का अध्ययन चल रहा है, तो भूकंप विज्ञान के अध्ययन को, भूकंप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अभी और भी बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे तो आपका जो चाहिए, जितना कंसेप्ट चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए अगले वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।